गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति की वर्कशीट नंबर 4 करवा रही हूँ। इससे पहले हमने 3 वर्कशीट्स और की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। हमने उसमें पढ़ा था कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था जिसमें कुछ अमीर जो कपड़े के व्यापारी थे वे दिहाड़ी मजदूर भी थे, तो किसान भी थे और कारीगर भी थे उसी में। हमने इससे आगे पढ़ा था कि फ्रांस पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उसने टैक्स इंपोर्ट करना था, टैक्स अप्लाई करना था। और टैक्स जो है वो सिर्फ तीसरा वर्ग देता था, पहला और दूसरा वर्ग टैक्स नहीं देता था। इसके लिए राजा ने एक सभा बुलाई जिसमें 300 वर्ग फर्स्ट वर्ग से, 300 व्यक्ति दूसरे वर्ग से और 600 व्यक्ति तीसरे वर्ग से थे। तीसरे वर्ग के व्यक्ति ने कहा कि वोटिंग जो है वो पर पर्सन होगी, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक वोट होगी, वर्ग से वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि पहला और दूसरा वर्ग टैक्स नहीं देता, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टैक्स कितना बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण तीसरे वर्ग ने वॉकआउट किया और एक टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने शपथ ले ली और नेशनल असेंबली बना ली थी। इसके बाद हमने देखा था कि राजा को ये डर हो गया था कि अब ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई है, कहीं ये तुम्हारी सत्ता को बिल्कुल हिला ना दे, तुम्हें उखाड़ ना फेंके। उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया था कि पेरिस के जो लोग हैं वो नेशनल असेंबली के साथ हैं। सड़कों पर दुकानें बंद होने लगी थी, सड़कों पर बहुत सारे व्यक्ति निकलने लगे थे, हथियारों के लिए बास्टिल का किला तोड़ दिया गया था। इस चीज़ से भयभीत होकर क्या किया, राजा ने मान लिया कि ठीक है, मैं एक संविधान बनवाने के लिए एग्री करता हूँ जो कि मेरी शक्तियों पर अंकुश लगाएगा। नेशनल असेंबली ने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, मोटा मोटा सा प्रारूप तैयार किया और एक 745 व्यक्तियों की एक आप कह सकते हो असेंबली बनाई गई जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगी। और ये वोटिंग कास्ट करने का जो ये व्यक्ति चुने गए, 745 व्यक्ति, ये चुने गए केवल सक्रिय नागरिकों द्वारा। सक्रिय नागरिक कौन थे? 25 वर्ष से ज़्यादा के पुरुष केवल, जो 3 दिन की कमाई के बराबर, वेतन के बराबर टैक्स पे करते हैं। उस टाइम पर महिलाओं का कोई रोल नहीं था और सभी को वोट डालने की आज़ादी नहीं थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो था एक चरण। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे चरण में। अब देखिए 1792 से लेकर 1794 तक उग्र गणतंत्रवाद का चरण। ये बात हमने पढ़ ली थी कि राजतंत्र को हटाया जा रहा था और गणतंत्र को स्थापित करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी, जिसके लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाई गई थी। 1779 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावनाएं फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। आपने देखा कि राजतंत्र को हटाने की कोशिश की जा रही थी और गणतंत्र को लाने की कोशिश की जा रही थी। उस समय फ्रांस में जो क्या क्या गया था, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि जिस जमीन पर चर्च का हक था वो जमीन उनसे छीन ली गई थी, जिसकी वजह से पादरी और कुलीन वर्ग वहां से भाग गए थे। तो ये भाग के जब दूसरे देशों में गए तो इन्होंने वहाँ पर बताया कि वहाँ किस किस तरह से हमारी ज़मीनें हड़प ली गई हैं और किस तरह से वहाँ पर राजा को हटाकर गणतंत्र की स्थापना की जा रही है। तो उस टाइम पर क्या हो कि यूरोप के दूसरे देशों के राजाओं को भी ये लगा कि कभी हमारे देश में भी ये क्रांति ना आ जाए और हमें भी इसी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसलिए फ्रांस की क्रांति को ही दबा दें। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन दिया और इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजा एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। अब हो क्या रहा था कि आपको पता है कि ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी एंटोनेट, उसी से लुई 16 की शादी हुई थी। तो ऑस्ट्रिया ने सोचा कि फ्रांस की मैं हेल्प करूंगा। लुई 16 ने पर्शिया के राजा से भी बात की कि इस नेशनल असेंबली को समाप्त कर दिया जाए। कुछ दूसरे पड़ोसी देश थे, उन्होंने भी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो लोग सहायता कर पाते लुई 16 की, नेशनल असेंबली ने खुद ही एक प्रस्ताव पारित कर पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध घोषित
कर दिया। ठीक है, ये एक माना गया कि कोई भी किसी प्रशासन के, किसी राजा के अगेंस्ट किसी एक बंदे की लड़ाई नहीं है, ये एक आम जनता की लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। इसमें क्या किया कि हजारों नागरिक स्वयंसेवी के रूप में सेना में भर्ती होने लगे कि देश प्रेम की भावना जागृत की जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय गीत लिखा गया। राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा था रोजे टी लायल का लिखा हुआ था, और इस राष्ट्रीय गीत को उन्होंने मार्सिलेस का नाम दिया था। इसका नाम देने का क्या रीज़न था कि जब ये मार्सिलेस नामक नगर से निकल रहे थे तब स्वयंसेवी इसे जोर जोर से गा रहे थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय गीत का नाम ही मार्सिलेस कर दिया। क्रांतिकारियों ने राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी थी, जैसे समानता। सब क्रांति, फ्रांस की क्रांति का मेन जो लोगो था, जो नारा था, वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये चीज़ उन्होंने समानता मांगनी शुरू की, मतदान का अधिकार मांगना शुरू किया, और साथ ही ये भी कि किसान मजदूर सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन कर दिया गया। अब नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज किस तरह से शुरू हुआ ये देखिए। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्त दल प्रमुख थे। हमने कल पढ़ा था कि जैकोबिन एक राजनीतिक दल था जिसमें 33 स्टेट के व्यक्ति थे और ये अपनी विचारधाराओं से सबको प्रभावित करते थे। जैकोबिन क्लब जो था वो अनुशासित और संगठित था। पेरिस पर इसका प्रभाव था क्योंकि बहुत पुराना था। इसका प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर। दूसरी तरफ थे जिरोंदिस्ट, ये शिक्षित थे, कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीति के नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला और ब्रिसो। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही चाहते थे कि राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगे, राजतंत्र तानाशाही नहीं होनी चाहिए। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन भी दोनों ही करते थे, लेकिन जीरोदिस्तियों का क्या मानना था कि क्रांति बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब इसका अंत कर देना चाहिए, और ये लोग बहुत अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। जबकि जैकोबिन क्लब क्या कह रहा था कि सभी स्वतंत्र हैं और सभी समान हैं, चाहे वो कारीगर है चाहे वो कुलीन वर्ग से हैं। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, लेकिन जो जीरोदिस्ट थे वो स्वतंत्रता पर तो अच्छा जोर देते थे, लेकिन ये लोग समानता पर इतना जोर नहीं देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्ग के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो जैकोबिन क्लब है वो तीसरे वर्ग के ही व्यक्तियों से मिला हुआ है, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जैकोबिन क्लब वाले लाल रंग की वो पहन के चलते थे, जो फ्रीडम टोपी जो फ्रीडम का प्रतीक थी, और घुटने तक की पैंट पहनते थे, सोकुलांत नाम से जाने जाते थे। ये सब हमने जैकोबिन क्लब के बारे में कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रजा ज़्यादा, जो जनता है वो ज़्यादा जैकोबिन क्लब से ही प्रभावित हुई। अब उसके बाद जब नेशनल कन्वेंशन बना दिया गया कि 21 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्ति जो वोट डालेंगे और एक नेशनल कन्वेंशन की गठित किया जाएगा, तो उस टाइम पर भी कुछ समस्याएं आई क्योंकि हम राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ जा रहे थे। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। यही वो 3 शब्द हैं जो फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को दिए थे। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि आज अगर वहाँ से राजतंत्र उखाड़ फेंका गया तो ये पॉसिबल है कि कल हमारे यहाँ पर भी ऐसी ही क्रांति हो और यहाँ से भी, यहाँ के लोग भी जो है गणतंत्र की तरफ अग्रसर हो जाए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की होगी, अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए कि हम इस तरह की क्रांति को फ्रांस में रोक देते ताकि हमारे यहाँ की जनता इस तरह की कोई क्रांति करने के बारे में ना सोच सके। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हो गया। ये सभी जो अच्छे कंट्री थे, ऑस्ट्रिया, प्रशा, हॉलैंड और इंग्लैंड जो पड़ोसी देश थे, वो सभी फ्रांस के विरुद्ध इकट्ठे हो गए और इन्होंने फ्रांस के साथ कई जगह पर लड़ाई की। अब क्या हुआ कि नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना कर दी। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दे दी गई, और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
अब इससे आगे आती हैं समस्याएं। राजतंत्र से गणतंत्र तो बन गया, लेकिन क्या गणतंत्र को रखना इतना आसान था? देखते हैं। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था, कीमतें बढ़ गई थी, अमीरों से कर्ज वसूल करने का नियम बनाया गया था। अब ये सब किसने बनाया? अब ये सोचिए, ये सब बनाया जैकोबिन क्लब के रॉबेस्पियर ने। जैकोबिन क्लब से प्रमुख लीडर जो रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन निकल कर आए थे, उन्होंने बनाया, क्योंकि सबको पता था कि 1792 की गर्मियों में खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से पेरिसवासी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने राजा के अगेंस्ट विद्रोह की योजना बना दी थी। राजा को फांसी पर भी चढ़ा लिया गया था, और ये भी हो चुका था कि 21 वर्ष से सभी अधिक उम्र के व्यक्ति, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, लेकिन ये लोग वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे। फिर रॉबेस्पियर ने कुछ नियम बनाए, ठीक है। और अब क्या किया इन्होंने, जब इतना ज़्यादा बहाव हो गया, क्योंकि बहुत युद्ध संकट था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई, जान माल की हानि हुई, आर्थिक संकट से घिर चुका था। तो पहले क्या था कि तीसरा वर्ग टैक्स देता था, और पहला और दूसरा वर्ग, पादरी और कुलीन वर्ग, कोई टैक्स नहीं देते थे। रॉबेस्पियर ने दंड की सख्त नीति अपनाई और अब अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बना दिया। जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेक्शन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। अब जैकोबिनों ने, मतलब जो जैकोबिन क्लब के व्यक्ति थे, उन सब ने एक तरह से कन्वेंशन पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। और आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी रॉबेस्पियर की बात मानता वो ठीक था, ठीक है, और जो चर्च और कुलीन वर्ग या दूसरी राजनीतिक पार्टी या फिर अपनी ही पार्टी का व्यक्ति, जो भी सदस्य जैकोबिन्स की बात नहीं मानते या रॉबेस्पियर के किसी भी मत से असहमत होते, तो ये उसके अगेंस्ट क्या करते, क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चला दिया करते थे। ये था आतंक का राज, 1793 से 1794 तक रहा। अब इसमें क्या किया, एक जब ऐसे अव्यवस्था फैलने लगी तो फ्रांस पुनः एक बार अव्यवस्था का शिकार हो गया। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी। जो जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दे दिया जाता। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को कैद कर लिया और उसको फांसी की सजा दे दी गई, और इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई। अच्छा, अब रॉबेस्पियर को सजा किसने दी? रॉबेस्पियर को उनकी जैकोबिन क्लब के सदस्यों द्वारा ही क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि उसने तानाशाही बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे भी दोषी ठहरा दिया और अगले दिन उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया। गिलोटिन ये होता है बेटा, देखो अब मैं समझाऊंगी। एक जो है इसमें नीचे ब्लेड होता है, एक ब्लेड ऊपर होता है, देखो इसने इसको पकड़ रखा है। जैसे ये इसको छोड़ेगा ये ब्लेड नीचे आ जाएगा और यहाँ व्यक्ति की गर्दन नीचे से और ऊपर से दोनों के बीच में आकर कट जाएगी। सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा। ये भी गिलोटिन है और ये भी गिलोटिन है। तो इसी गिलोटिन पर चढ़ाकर, जो उसने दूसरे लोगों के लिए इकट्ठा किया था, उसी गिलोटिन पर चढ़ाकर रॉबेस्पियर को भी खत्म कर दिया गया। आतंक का राज खत्म कर दिया गया। और आतंक के राज के बाद फिर उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता को संभाल लिया और आतंक राज की व्यवस्था को भंग कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और पारिश्रमिक जितने भी थे वो सभी उठा लिए गए, क्योंकि रॉबेस्पियर ने खुद के नियम बनाए थे। नियम बहुत अच्छे बनाए थे। उन्होंने सबकी मजदूरी, कीमत, अधिकतम सीमा सब तय कर दी थी। उन्होंने गोश्त एवं पाव रोटी की भी राशनिंग कर दी थी कि ये नहीं अमीर है तो उसे गोश्त ज़्यादा मिलेगा या फिर पाव रोटी बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। इन चीज़ों को तय करने के लिए उन्होंने किसानों को भी एक सरकार द्वारा तय कीमत पर ही अनाज बेचने को बाध्य किया था। उसने महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी ताकि अमीर गरीब का भेद कम हो सके। सभी साबुत गेहूं से बनी हुई रोटी खाएंगे, जिसे समता रोटी कहा गया। बोलचाल की और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू किया गया। अब कोई भी किसी को महाशय या महोदय नहीं कहेंगे। अब उसके स्थान पर सभी नागरिक और नागरिका से ही संबोधित करेंगे। चर्च को बंद कर दिया गया। चर्च की जमीनें ले ली थी रॉबेस्पियर ने, अब उन पर उनका अधिकार नहीं रहा था। नेशनल कन्वेंशन ने और भी बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि
क्योंकि नेशनल कन्वेंशन को तो वैसे भी दूसरे देशों के अगेंस्ट लड़ना था, तो एक भाईचारे की भावना आ सके, एक देश प्रेम की भावना आ सके, इसके लिए उन्होंने कुछ काम भी किए थे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ताकि सब में एक होने की, बंधुत्व की भावना आ सके। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया। अब जो योग्य होगा वही उत्तराधिकारी होगा। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई और एक नया पंचांग 22 दिसंबर 1792 से लागू किया गया। मापतोल की नई पद्धति लाई गई और ये जो नापतोल की पद्धतियाँ थी ये पूरे फ्रांस में एक जैसी लागू की गई थी। काला बाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई, ताकि कोई भी जमाखोरी ना करे, सूदखोरी ना कर सके, और मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी थी। आयकर और युद्ध कर भी अब लगाए जाने लगे थे। ठीक है, ये इसने इसलिए किया था ताकि जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी पूरे फ्रांस ने ऑस्ट्रिया, पर्शिया, हॉलैंड के अगेंस्ट, ताकि उन सब चीज़ों से निकल कर आ सके और सभी नागरिकों को एक समान बंधुत्व की भावना दे सके। आइए अब इसके क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? वे इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनके देश में भी क्रांति ना फैल जाए और राजतंत्र का उन्मूलन कर गणतंत्र की स्थापना ना हो जाए। रॉबेस्पियर कौन था? रॉबेस्पियर जैकोबियन क्लब का नेता था। जैकोबियंस ने ही इसको नेता बनाया और फिर गिलोटिन पर चढ़ाने वाले भी जैकोबियंस ही थे। आतंक का राज क्या था? आतंक का राज था 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा गया था। इस काल में रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे वो या फिर जो भी उसकी कार्यशैली से असहमति रखते थे उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया जाता था और जो दोषी पाया जाता था उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था। मीन्स ये एक तानाशाही थी एक तरह से कि हम मेरे अगेंस्ट या फिर मेरी कार्यनीतियों की कोई आलोचना ना कर सके और मेरे अगेंस्ट कोई बोल ना सके। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? वैसे तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन अभी आप ये सिर्फ 4 याद कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून माफ कर दिए गए और सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपसे टाइम से मिल जाए। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।